नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने जाना था कि दशा कैसे देखी जाती है, जो कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा होती है। उसके लिए हमने एक उदाहरण कुंडली भी ली थी। आज हम जानेंगे गोचर फल क्या होता है। गोचर को ट्रांजिट भी कहा जाता है और प्लैनेट्स कहाँ पे घूम रहे हैं और हमारी कुंडली में कहाँ पे हैं, इन दोनों चीज़ों को देख के ही हम फलादेश कर सकते हैं। मेरे पास जो ये कुंडली एक युवक की आई थी, उन्होंने ये पूछा था कि मेरी नौकरी कब लगेगी, और ये कुछ महीने की बात है। जनवरी फरवरी में ये कुंडली आई थी, तकरीबन आज से 8 महीने पहले। तो मैंने उनकी कुंडली देख के अध्ययन करके उनको बताया था कि आपकी इस तारीख को नौकरी लगने का योग है। और ये जो योग होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे बताए जाते हैं कि अगर हम महादशा के हिसाब से देखें तो क्योंकि वो तो हो सकता है बहुत दूर की हो। उसके बाद हम अंतर्दशा के हिसाब से देखते हैं। फिर जो सबसे नज़दीक योग बन सकता है उसके लिए प्रत्यांतर दशा देखते हैं। तो जिनकी ये कुंडली आई थी उनकी राहु की महादशा चल रही थी, राहु की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यांतर दशा। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि इस कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, एक बार जल्दी से सबके लिए देख लेते हैं। क्योंकि ये चंद्र कुंडली है, यानी ये लगन कुंडली नहीं है, तो इसलिए हम चंद्र कुंडली के हिसाब से देखेंगे। क्योंकि गोचर फल करने के लिए चंद्र कुंडली देखी जाती है। लगन कुंडली भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्लैनेट्स की मूवमेंट की बात हो रही है तो इसलिए चंद्र कुंडली देखना ज़रूरी होता है गोचर फलादेश के लिए। अब क्योंकि ये चंद्र कुंडली है तो नेचुरल सी बात है कि चंद्रमा पहले घर में हो गए। इस युवक की कुंडली में शनिदेव और मंगल देव दूसरे घर में हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि मंगल की 8वीं दृष्टि अपने घर यानी भाग्य भाव पे पड़ रही है, यानी जिनकी ये कुंडली है उनको भाग्य का साथ मिल रहा है। जब भी मंगल की पोजीशन अच्छी होगी तो उनको भाग्य का साथ मिलेगा। अगर मंगल नीच राशि में चले जाते हैं तो नेचुरल सी बात है वो फल नहीं मिलेगा। अगर वो अपने शत्रु के घर में हो तब भी वो फल नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। बृहस्पति देव जो कुंडली के 5वें घर के मालिक हैं वो तीसरे घर में बैठे हुए हैं। इनकी 3 दृष्टि होती है, तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, जो कि बिजनेस का या स्पाउस का घर होता है। इनकी 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो भाग्य की उन्नति करेंगे। और इनकी 9वीं दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी। तो नौकरी का फलादेश करने के लिए हमें भाग्य का भी देखना है, नौकरी के घर को भी देखना है और लाभ के घर को भी देखना है। क्योंकि नौकरी करने के लिए या नौकरी लगने के लिए भाग्य का भी साथ होना अच्छा है। वहीं पे नौकरी का घर तो देखना ही होगा क्योंकि बात ही उसी की चल रही है। और क्योंकि हर चीज़ से हमें लाभ होता है, जैसे मान लीजिए शादी हुई तो शादी से लाभ, संतान हुआ तो संतान का लाभ, तो लाभ भाव भी दिखना होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं कि ये शुक्र देव का घर है और वो यहाँ खुद विराजमान है, यानी ये पंच महापुरुष योग मलव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। अगर शुक्र स्ट्रांग होंगे, उनकी अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यांतर दशा होगी तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। वहीं बुध देव हम देखते हैं जो कि चंद्र कुंडली, ये सिंह लगन चंद्र कुंडली के लिए धन के भी मालिक हैं और वहीं पे लाभ के भी मालिक हैं। तो बुध देव यहाँ बैठे हुए हैं। तो बुध और शुक्र को अगर आप जानते हैं पहले से ही तो लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। और इन दोनों के साथ बैठना बहुत ही अच्छा है क्योंकि शुक्रदेव इस घर के मालिक हैं और बुध देव धन के लिए जिम्मेदार हैं सिंह लगन की कुंडली में। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं लाभ भाव की। तो लाभ भाव के मालिक बुध हैं, वो अपने ही घर से 12वें में बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि केंद्र में आ गए हैं तो अच्छी बात है, और वो भी लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करके, तो ये भी अच्छी बात है। अब इस घर में कौन से प्लैनेट बैठे हैं? सूर्यदेव बैठे हैं और राहुदेव बैठे हैं। अब वैसे तो ये सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बनता है, लेकिन दोनों के अंदर डिग्री डिफरेंस अगर 10-15 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसका इफेक्ट काफ़ी कम हो जाता है। और क्योंकि ये जो घर ही है वही लाभ का है, तो यानी राहुदेव भी यहाँ अच्छा रिजल्ट देंगे और सूर्यदेव भी अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों अब नौकरी के जो घर है इसके कारक
ग्रह कौन कौन से हैं? ये हैं सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव। यानी इन चारों में से किसी की भी पोजीशन कुंडली में स्ट्रांग होगी या दृष्टि संबंध नौकरी के घर से बन जाएगा, उसके बाद इन्हीं का महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि उस जातक को या उस युवक की नौकरी लगने का सीन बन सकता है। अब सबसे पहले बात करें सूर्यदेव की, वो तो वैसे ही लाभ भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में हैं। बुध तो हैं ही इसी घर में। बृहस्पति देव, इनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। और शनिदेव की अगर बात की जाए तो शनिदेव इस कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन इनका रिजल्ट थोड़ा अलग टाइप का होता है और इनकी 10वीं दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है। दोस्तों, आगे चलने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किस ग्रह का ट्रांजिट गोचर में कितने दिनों का होता है। महादशा, अंतरदशा अलग बात है, लेकिन गोचर में ट्रांजिट कितने दिनों का होता है? तो सूर्यदेव का तकरीबन 1 महीने का होता है। चंद्रदेव, अगर आप इनके बारे में जानते हैं पहले से ही, ये 1 महीने में 28 दिनों में सभी 12 घरों का चक्कर लगा लेते हैं, तो इसलिए इनका जो ट्रांजिट होता है वो एक घर में तकरीबन 2.25 दिन का होता है। मंगलदेव, इनका ट्रांजिट तकरीबन 1.5 महीने का होता है। बुध देव, इनका ट्रांजिट तकरीबन 25 दिनों का होता है। बृहस्पति देव, इनका तकरीबन 12 महीने में या 1 साल में ट्रांजिट होता है, यानी अगर इस घर में है तो 1 साल में इस घर में आ जाएंगे। शुक्रदेव का ट्रांजिट 1 महीने का होता है। शनिदेव का 2 साल का होता है। राहुदेव का 1 साल का, और क्योंकि राहु और केतु तो एक साथ ही चलते हैं तो केतु देव का भी 1 साल का होता है। तो दोस्तों, दशा में हमने देखा कि कितने पीरियड में प्लैनेट्स घूमते हैं, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि गोचर में यानी स्काई में जो प्लैनेट्स होते हैं वो कितनी जल्दी राशि बदलते हैं। सबसे लंबा अगर आप देख सकते हैं तो शनिदेव का होता है 2 साल का, और वहीं बाकी प्लैनेट्स की अगर बात की जाए तो उनका मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस युवक की कुंडली में हमने देखा कि नौकरी घर के मालिक वहाँ खुद बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। भाग्य का भी साथ मिल रहा है क्योंकि भाग्य के स्वामी धन के घर में बैठे हैं, भले ही उनके मित्र का घर है ये, मित्र का घर नहीं है ये, क्योंकि बुध की सभी से बनती है केवल चंद्र मंगल को छोड़ के। तो आप देख सकते हैं कि मंगल जो हैं अपने शत्रु के घर में बैठे हैं, लेकिन क्योंकि दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है जो उनका अपना घर है, तो इसलिए वो भाग्य की उन्नति करेंगे। बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठे हैं, और अगर आप यहाँ देखेंगे सूर्य देव और राहु देव भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर हमें इस कुंडली का विचार करना है कि नौकरी का योग कब बन सकता है, तो कैसे वो सीन बन सकता है? मान लीजिए हमने कहा कि बृहस्पति देव की यहाँ दृष्टि पड़ रही है और ये घर किसका है? शुक्र का। तो मान लीजिए गोचर में शुक्र यहाँ से घूम रहे हों या इनकी दृष्टि पे आ जाएं। मान लीजिए शुक्र यहाँ पे आ जाएं या मान लीजिए शुक्र यहाँ पे आ जाएं। अब हमें बात करनी है कि बुध की क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो गोचर में मान लीजिए बुध और शुक्र एक साथ घूम रहे हो, मान लीजिए यहाँ आ जाएं एक साथ, या मान लीजिए यहाँ पे आ जाएं बृहस्पति के घर में, क्योंकि ये घर ही शुक्र का है। तो मान लीजिए बुध और शुक्र यहाँ पे आ गए, तब भी हम ये कह सकते हैं कि वो योग बन सकता है। और क्योंकि नौकरी लगाने के कारक शनि भी हैं, क्योंकि इस घर के ही कारक हैं वो, तो शनि की दृष्टि जैसे तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पड़ेगी और 10वीं यहाँ पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर शुक्र आ जाए या बुध आ जाए, तब भी उस युवक को नौकरी लगना, प्रमोशन होना, नौकरी का लाभ होना या पैसे की प्राप्ति होना, इस चीज़ का योग बन सकता है। और क्योंकि हमने ये 3 चीज़ें स्टडी करी, तो यानी नौकरी लगने में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा के हिसाब से राहु का तकरीबन 80-90% रोल है और बुध का जो है तकरीबन 10-15 या 20% रोल है। तो दोस्तों, राहु देव के बारे में आप अगर जानते हैं कि ये अपना रिजल्ट कभी भी देते हैं,
ऐसा नहीं होता कि जैसे ही इनकी अंतर्दशा हुई या जैसे ही गोचर में ये आए और उन्होंने तुरंत रिजल्ट दे दिया। ये कभी भी अपना रिजल्ट दे सकते हैं। वहीं बुध देव तुरंत दे देते हैं। यानी मान लीजिए बुध देव अगर गोचर में इस घर में आ गए तो तुरंत वो अपना फल दे देते हैं। अब ये समझने के बाद हमने आगे गोचर को देखना है। तो गोचर देखने के लिए मैंने यहाँ पे जनवरी के महीने का एक डेट डाली हुई है जो कि 15 जनवरी की है। तो मैंने टाइम ऐसा रखा है कि पहले घर में 5 नंबर ही आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम गोचर में कौन से ग्रह कहाँ पे थे। तो राहु देव 10वें घर में थे जो कि नौकरी का घर है, और इस युवक की महादशा अंतर्दशा ही राहु की चल रही है। मंगल देव अपने ही घर में थे, यानी इस युवक को भाग्य का साथ भी मिल रहा है। और क्योंकि आप मंगल के बारे में नीचे देख सकते हैं कि 10 डिग्री लिखा हुआ है, यानी मंगल देव को इस घर को क्रॉस करने में अभी 1 महीना और लगेगा। फिर वो 45 दिन राहु के साथ रहेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। यानी तकरीबन 55 डेज के लिए मंगल देव सपोर्टिव हैं जनवरी के महीने में। यानी 15 जनवरी से लेके एंड ऑफ फरवरी या बिगिनिंग ऑफ मार्च तक मंगल देव सपोर्टिव हैं, और राहु देव तो यहाँ क्योंकि लंबा टाइम रहते हैं तो वो तो यहीं रहेंगे। बात कर लेते हैं शनिदेव की। तो गोचर में आप देख सकते हैं कि जो शनिदेव हैं ये अपने ही घर में मौजूद हैं। सूर्यदेव भी यहीं हैं। देखिए, चंद्र कुंडली के जो मालिक हैं वो इस घर में हैं, जो कि रोग शत्रु दुर्घटना का होता है, लेकिन कंपटीशन क्लियर करने का भी होता है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि गुरु यहाँ हैं। गुरु इस राशि में नीच के हो जाते हैं, और शनि साथ में है तो उनका नीच भंग भी हो गया है। इसमें यह भी देखना होता है कि शनिदेव की कितनी डिग्री है, गुरु यानी बृहस्पति कितनी डिग्री है, ताकि हम ये बता सकें कि नीच भंग हुआ या नहीं हुआ। ऊपर से ये भी हो सकता है कि सूर्य से ये तीनों ही ग्रह अस्त हुए हों। अब बुध भी यहाँ है, यानी बुध और शनि युति संबंध में हैं। और अगर शुक्रदेव की बात की जाए, जो कि नौकरी घर के मालिक हैं, वो अभी कुंडली के 5वें घर में घूम रहे हैं, जहाँ पे 9 नंबर राशि लिखी हुई है। यानी कुछ ही दिनों में ये भी 10 नंबर में आ जाएंगे। अगर सूर्य से अस्त नहीं हुए तो शनि और बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो नौकरी का सीन जल्दी बन सकता है। यानी उस तारीख में अगर युवक अप्लाई करेगा तो जॉब का सीन बन सकता है। उसके बाद बुध और शुक्र आगे बढ़ जाएंगे, सूर्य भी आगे बढ़ जाएंगे, गुरु कुछ समय यहाँ यहीं रहेंगे और 5वीं दृष्टि से नौकरी घर को देखेंगे। अब दोस्तों, जब बुध गोचर में 12वें, जहाँ 12 नंबर लिखा है, यानी 8वीं राशि है, जब यहाँ पे आए होंगे तब शनि की तीसरी दृष्टि में आ जाएंगे। अब बुध यहाँ पे आप नीचे देखिए 18 डिग्री लिखा हुआ है, और इनका गोचर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 25 दिन का होता है। यानी तकरीबन 10 दिन में ये आगे बढ़ जाएंगे और 25 दिनों में ये 8वें घर में चले जाएंगे, जहाँ 12 नंबर राशि लिखी हुई है, यानी शनि की तीसरी दृष्टि में आ जाएंगे। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मंगल का इनको सपोर्ट मिल रहा है, जो कि तकरीबन 45-50 डेज तक मिलता रहेगा। वहीं पे अगर हम अभी की बात करें तो जो नौकरी घर के मालिक हैं शुक्रदेव, ये तकरीबन 15 डिग्री पे 5 नंबर राशि में घूम रहे हैं, और क्योंकि इनका गोचर 1 महीने का होता है तो 15 दिनों में ये सूर्य के साथ, गुरु शनि बुध के साथ युति बना सकते हैं अगर वो आगे ना बढ़े हों। और क्योंकि सूर्य से हो सकता है ये ग्रह अस्त हों तो रिजल्ट मिलने में थोड़ा डिले भी हो सकता है। फिर सूर्यदेव आगे बढ़ जाएंगे और ये ग्रह भी आगे बढ़ जाएंगे। तो मोटा मोटा अगर मान लीजिए आपने किसी का कुंडली विश्लेषण किया तो आप सबसे पहले ये कहेंगे कि मंगल देव का आपको सपोर्ट मिल रहा है, भाग्य का आपको साथ है तकरीबन 50 दिनों में। तो जहाँ भी नौकरी अप्लाई करनी है इस 50 डेज़ के पीरियड में आप अप्लाई कर दीजिए, और वहीं पे मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा करते रहिए, आपको मंगल का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहीं दोस्तों, सूर्य देव तो इस चंद्र कुंडली के मालिक ही हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र करना, आदित्य हृदय स्तोत्र करना, ये करने से फ़ायदा मिल सकता है। और क्योंकि सूर्य देव अभी 2 डिग्री के हैं, जैसा मैं आपको कह चुका हूँ कि ये तकरीबन 1 महीने में अपना गोचर पूरा कर लेते हैं एक राशि में, तो यानी तकरीबन 4 हफ्ते में ये कुंडली के 7वें घर में आ जाएंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से लगन को देखेंगे। यानी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करेंगे, या मान लीजिए नौकरी में प्रिपेयर करना है
तो उसके लिए फोकस या कंसंट्रेशन चाहिए होती है, उन चीज़ों का सपोर्ट करेंगे। वहीं क्योंकि घर वो शुक्र का है और शुक्र देव अभी 5वें घर में हैं और ये आगे बढ़ जाएंगे, यानी यानी अभी तो ये लाभ के घर को देख रहे हैं, लेकिन फिर आगे शनि के साथ युति बनाने के लिए जाएंगे तो नौकरी का योग बनता चले जाएगा। सूर्यदेव क्योंकि इस घर में है जो कंपटीशन का घर है, तो अगर इस पीरियड में कोई रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, तो उसका भी सपोर्ट मिल सकता है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो सूर्य को अस्त, अगर हम ये चीज़ छोड़ देते हैं कि सारे ग्रह सूर्य से अस्त है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी का पीरियड ही अच्छा है, क्योंकि महादशा राहु की है, राहु नौकरी के घर में बैठे हैं। 2 नंबर में तो वो उच्च के भी हो जाते हैं। कुंडली के 10वें घर में बैठे तो राहु भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। और वहीं पे हमने ये देखा कि जो इनकी चंद्र कुंडली है उसमें अगर आपको याद होगा राहु 11वें घर में मौजूद थे, यानी लाभ भाव में थे, तो यानी राहु का भी सपोर्ट मिल सकता है। तो जब इस युवक के लिए कुंडली अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि कुछ दिनों के लिए नौकरी का सीन बनता है, फिर कुछ दिनों के लिए नहीं बनता, क्योंकि सूर्य अस्त कर देंगे बाकी ग्रहों को, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 डिग्री के हैं, 28 दिनों बाद वो अगले घर में जाएंगे और वो बाकी ग्रहों को अस्त रखेंगे। उसके बाद शनिदेव की तीसरी दृष्टि में बुध आ जाएंगे। तो ये सारा विचार करके मैंने इनको ये बताया था कि आने वाले कुछ दिनों में आपका सीन बन सकता है, या तकरीबन 33 डेज बाद जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि में बुध आ जाएंगे तब भी आपका सीन बन सकता है। तो दोस्तों वो डेट तकरीबन 31 मार्च के आसपास की पड़ती थी, तो इन्होंने उस पीरियड में ही जॉब अप्लाई की और इनका इंटरव्यू मई में हुआ और 1 जून से इनकी नौकरी स्टार्ट हो गई थी। और 1 जून को अगर आप चेक करेंगे तो ये जो भी इनको नौकरी का जो जैसे लेटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑफर लेटर होता है, वो 1 जून से कुछ दिन पहले आया था, जैसे 1 हफ्ते के करीब पहले आया था। तो आप अगर चेक करेंगे तो उस टाइम पे जो जो चंद्रदेव थे वो पहले नंबर घर में मौजूद थे, यानी चंद्र कुंडली में वापस आ गए थे। दोस्तों गोचर फल समझने के लिए मैंने आपके लिए थोड़े ये ऊपर और भी ड्रिक पंचांग के कुछ और लिंक भी रखे हुए हैं। इनमें से ये दूसरा लिंक है प्लैनेट्स को हम ट्रांजिट में कैसे देखते हैं। तो इसमें अलग अलग ग्रहों के बारे में लिखा रहता है, शुक्र के बारे में, गुरु के बारे में, बुध, मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु और अरुण वरुण यम यानी नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, इनको हम स्टडी नहीं करते क्योंकि ये बहुत सालों तक एक ही राशि में रहते हैं, 60 साल 80 साल ऐसे करके। तो आप इनमें से कोई भी देख सकते हैं ये देखने के लिए कि उनका गोचर अभी कहाँ है और कब कहाँ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बुध का निकाला हुआ है, और बुध का आप देख सकते हैं कि जब ये कुंडली डिस्कशन हो रही थी तब बुध देव मकर राशि में थे, यानी 10 नंबर जो हम अभी देख रहे थे, फिर 11 नंबर में चले गए थे, फिर वापस मकर में वक्री होके आए थे, फिर कुंभ में चले गए थे, फिर मीन में आ गए थे। ये 31 मार्च जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे ये तीसरी दृष्टि में आ गए थे शनि के। और अगर आप देखें कि बुध देव नौकरी जब स्टार्ट हुई या उसका लेटर आया, तो आप देख सकते हैं कि वो वृषभ राशि में आ गए थे। पहले मिथुन में थे 3 नंबर में, फिर वक्री होके वृषभ में आ गए थे, फिर मिथुन में चले गए थे। यानी ये पीरियड बुध का सपोर्टिव था, जो लाभ के घर के मालिक हैं युवक की कुंडली में। और अगर हम गोचर की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि में बुध देव आ गए थे। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, अगर हम बृहस्पति की बात करें, क्योंकि इनके लिए भी मैंने आपको बोला कि 5वीं दृष्टि में नौकरी भाव आ रहा है। वैसे तो बृहस्पति देव 6th हाउस में होते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि हम नौकरी की बात कर रहे हैं तो इनकी शुभ दृष्टि पड़ेगी तो उसमें तो ये सपोर्ट करेंगे। वैसे भी ये सिंह लगन या चंद्र कुंडली जो बनती है उसमें ये कारक होते हैं, क्योंकि 5वें घर के मालिक होते हैं। तो आप देखिए, जब अगर हम बृहस्पति की बात करें तो ये कुंभ में घूम रहे थे और उसके बाद ये चले गए थे मकर राशि में, यानी अपने निचत्व से आप बाहर निकल के आ गए थे। तो आपको अगर आइडिया होगा कि इनकी 10वें नंबर राशि में जब ये जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं, और उसके बाद इनका नीच भंग हो जाता है अगर शनिदेव भी वहीं मौजूद हों। तो बृहस्पति देव, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 5 अप्रैल कुंभ राशि में यानी 11 नंबर में,
और 14 सितंबर को वक्री होके वापस से 10 नंबर में जाएंगे। यानी इससे पहले जो थे ये भी 5वीं दृष्टि से लाभ भाव को या नौकरी के भाव को देख रहे थे, यानी इनका भी सपोर्ट एक तरीके से बनता था। दोस्तों गोचर क्योंकि हम रेगुलरली देखते रहते हैं कुंडलियाँ विश्लेषण करने के लिए, तो हमें ये याद रहता है। लेकिन जब भी आप किसी की भी कुंडली विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले आपको लगन कुंडली देखनी है और गोचर फल के लिए चंद्र कुंडली ज़रूर देखनी है। चंद्र कुंडली में चंद्र हमारा मन, यानी हम मन से एफर्ट करते हैं, मन से जॉब अप्लाई की, मन से कोई इंटरव्यू की तैयारी की, मन से ही हमने रिटन टेस्ट दिया, हार्डवर्क किया और उसके बाद हमने इंटरव्यू में क्वालिफाई किया। और हम क्या बोलते हैं इंटरव्यू में, तो दूसरा घर देखा जाता है। और क्योंकि इस युवक की कुंडली में भाग्य के स्वामी यहीं बैठे थे, तो मान लीजिए अगर यहाँ नहीं होते या मान लीजिए पीड़ित होते या उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं होती। और वहीं आप ये भी देख लीजिए कि जो धन भाव के स्वामी हैं उनके एक तरफ बृहस्पति हैं, एक तरफ चंद्रदेव हैं। यानी इस युवक की चंद्र कुंडली या मान लीजिए लगन कुंडली ये शुभ कत्री योग में भी आ गया धन के घर का स्वामी, यानी ये भी सपोर्टिव हो गया। तो मोटा मोटा जब भी आपने किसी का कुंडली विश्लेषण करके कुछ बताना है तो आप लॉजिक यही फॉलो कीजिए। धीरे धीरे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा मेरी इस लगन की या इस चंद्र कुंडली है और मेरी नौकरी कब लगेगी, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 10वें घर के मालिक कौन बनते हैं। नहीं तो आप उंगली पे गिन भी सकते हैं। अगर आपके पास चार्ट हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने चार्ट में ही सामने देख लिया। उसके बाद आपने ये देखना है कि इस घर में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, लाभ के स्वामी कहाँ हैं, यहाँ पे कौन से घर बैठे हैं, भाग्य के स्वामी कौन है और वो कहाँ बैठे हैं। वहीं महादशा सपोर्टिव है या नहीं, अंतरदशा सपोर्टिव है या नहीं और प्रत्यांतर दशा सपोर्टिव है या नहीं। ये देखने के बाद आप गोचर में जाइए और फिर जिस राशि के या जिस घर के रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके कारक कौन है, इनको आपको याद होना चाहिए, ताकि आप इनको देख के एक सर्टेन तरीके से बता सकते हैं, एक लॉजिक से। इवन आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि अगर आप कह रहे हैं तो कैसे कह रहे हैं। क्योंकि कई बार हम किसी को कुंडली दिखाते हैं, हमारी कुंडली देखते ही वो दोष निकालने लग जाते हैं, या मान लीजिए उन्होंने हमारी कुंडली देखी और हमें कुछ बता दिया लेकिन लॉजिक नहीं समझाया, तो फिर हमारी मान्यता या हम उसको 100% कमिटमेंट नहीं रखते। जैसे मान लीजिए मैंने जब इनको बताया तो मैंने इनको पहली बात ही कही कि आप ओम नमः शिवाय चालू कर दीजिए करना मंडे और सैटरडे को। आपको अपने चंद्रदेव का भी सपोर्ट मिलेगा, शनिदेव का भी, क्योंकि शनिदेव तो 10th दृष्टि से लाभ को घर को देख ही रहे हैं और ऊपर से गोचर में ये अपने ही घर में मौजूद हैं, यानी बहुत स्ट्रांग है। और चंद्रदेव क्योंकि हर 2.25 दिन पर राशि बदल देते हैं, तो मान लीजिए ये 6ठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, शत्रु राशि में हो या मान लीजिए सूर्य से अस्त हो, तो इनका हमें सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है। तो अगर हम रेगुलरली गायत्री मंत्र या मान लीजिए ओम नमः शिवाय करते हैं तो इन ग्रहों का सपोर्ट मिल जाता है। भाग्य के सपोर्ट के लिए क्योंकि मंगल इस घर के मालिक हैं, हनुमान चालीसा की जा सकती है। वहीं शुक्रदेव क्योंकि नौकरी के लिए इस घर के मालिक हैं इस युवक की कुंडली में, तो माँ लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है, दुर्गा सप्तशती भी की जा सकती है। वहीं ओम शुम शुक्राय नमः जो मेरा पहला लेसन है मुहूर्त देखने का, उसको देख के डेट और टाइम नोट करके शुक्रदेव की भी पूजा स्टार्ट की जा सकती है। लाभ के स्वामी बुध हैं तो गणेश आरती करना या वेडनेसडे को गणेश चालीसा करना बहुत अच्छा रहेगा। और वहीं क्योंकि इस कुंडली के मालिक सूर्यदेव हैं तो सूर्य उपासना करना, सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र, ये सब करने का बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों एक बात और याद रहे, जब भी आप महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा देखते हैं, कभी कभार लगन कुंडली में और चंद्र कुंडली में थोड़ा डिफरेंस होता है कि वो ग्रह सपोर्टिव है या नहीं है। ऐसी परिस्थिति में दान सजेस्ट ना करें, केवल पूजा उपासना ही सजेस्ट करें। तो दोस्तों आज हमने जाना कि गोचर फल क्या होता है। इसको देखने के लिए लगन कुंडली को तो देखना ही होता है, लेकिन चंद्र कुंडली को विशेष तौर पे देखना होता है। वही हमने ये भी जाना कि जो ग्रह हैं उनका गोचर या ट्रांजिट कितने दिनों या कितने महीने या कितने साल का होता है। वही हमने ये भी जाना कि किसी की कुंडली विश्लेषण करनी हो तो महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा देखनी चाहिए।
और फिर हमने एक वेबसाइट जिस पे मैं यूजुअली देखता हूँ, अगर और वेबसाइट्स भी हैं आप कहीं और भी देख सकते हैं, तो ऐसे हम उस वेबसाइट पे ये देख सकते हैं कि प्लैनेट्स की मूवमेंट आज की डेट में कहाँ है। या मान लीजिए अगर किसी ने हमसे स्पेसिफिकली पूछना हो कि 2 महीने बाद कैसा होगा, तो हम उसको चेंज करके देख सकते हैं कि उस पीरियड में ग्रह कहाँ घूम रहे होंगे। उसके बाद हमने ये भी जाना कि अगर अलग अलग ग्रह की ट्रांजिट देखनी हो तो वो कैसे देख सकते हैं। और उसके बाद हमने उसमें ये भी जाना कि सूर्य से कोई ग्रह अस्त है या कोई ग्रह पाप प्रभाव में है या अभी शुभ दृष्टि में नहीं आया या कारक ग्रहों की दृष्टि या युति संबंध में नहीं आया, तब तक हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको इसी युवक की कुंडली में केवल एक उपाय बताना हो नौकरी लगने के लिए, तो आप क्या बताएंगे? आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट लिखिए। मैं देखता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी की कितनी नॉलेज है और आप उस चीज़ को हम डिस्कस भी कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि अगर कोई कहता है कि मैं केवल एक ग्रह की पूजा कर सकता हूँ, बस वो बता दीजिए, तो कौन से ग्रह की पूजा करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में इस चैनल को या इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार।